फोटो को देखिए, ये है ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, जो कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन में जमा हुआ प्लास्टिक का एक ढेर है। एशिया और नॉर्थ और साउथ अमेरिका से बहकर ये सारा प्लास्टिक से भरा हुआ कचरा यहीं इकट्ठा होता है। दी ओशन क्लीनअप प्रोजेक्ट के रिसर्चर्स के मुताबिक ये पैच 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, यानी भारत देश के आधे एरिया के बराबर। प्लास्टिक की समस्या को कैसे सॉल्व करें, ये आज की तारीख में दुनिया के सबसे बड़े प्रश्नों में से एक है। प्लास्टिक दूसरे ऑर्गेनिक मैटर्स की तरह बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, यानी ये खुद ब खुद मिट्टी में नहीं मिल जाता। प्लास्टिक को डिग्रेड होने के लिए 500 से 1000 साल तक का समय लग जाता है, और इसके बाद भी ये फैक्ट है कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जिनको माइक्रो प्लास्टिक बोलते हैं। मतलब प्लास्टिक के बहुत छोटे छोटे टुकड़े जिनका साइज 5 मिलीमीटर से भी कम होता है। अब ये माइक्रो प्लास्टिक्स हमारे वाटर सोर्सेज जैसे समुद्रों में पहुँचते हैं। मरीने पोल्यूशन के 80% पोल्यूशन के लिए प्लास्टिक वेस्ट ही जिम्मेदार है। लगभग 1 करोड़ टन प्लास्टिक हर साल समुद्रों में पहुंच रहा है, और अगर इसी रफ्तार से प्लास्टिक समुद्र तक पहुंचता रहा तो रिसर्च के मुताबिक 2050 तक ओशन में सारी मछलियों के कुल वजन से ज्यादा वजन प्लास्टिक का होगा। फिर से कहें तो इससे उन लोगों के शरीर में भी और ज्यादा प्लास्टिक पहुँचेगा जो मछली, लॉबस्टर वगैरह खाते हैं। लेकिन प्लास्टिक से जुड़ी ये सारी समस्याएं होने के बावजूद प्लास्टिक का प्रोडक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। सिर्फ पिछले 10 साल में हमने इतना प्लास्टिक प्रोड्यूस कर दिया है जितना पिछली पूरी सदी में किया गया। पहला फैक्ट तो ये है कि दुनिया भर में सिर्फ 9% प्लास्टिक ही रिसाइकल होता है। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर देना पहली बात तो काफी नहीं है, और दूसरे ही लोगों के लिए बहुत ही इनकन्वीनियंस क्रिएट कर सकता है। तो इस वीडियो में हम कुछ इनोवेटिव और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और आइडियाज की बात करेंगे जो प्लास्टिक की समस्याओं को सुलझाने में काफी मददगार हो सकते हैं। प्लास्टिक के बजाय बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का यूज करें, खासकर पैकेजिंग में जिसमें सबसे ज्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। ये ग्राफ दिखाता है कि पैकेजिंग सेक्टर में जितना प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है उतना कंस्ट्रक्शन और टेक्सटाइल में मिलाकर भी नहीं होता। कुल मिलाकर जितना भी प्लास्टिक हम बनाते हैं उसका 40% से ज्यादा केवल खाने पीने की चीजों की पैकेजिंग में चला जाता है। लेकिन सच कहें तो प्लास्टिक इन सबसे ज्यादा अच्छा काम करता है। वो लीक नहीं होता, ज्यादा मजबूत होता है, और वो ज्यादा समय तक चलता है। अगर हमें ये सभी फायदे नेचुरल सब्स्टिट्यूट्स में चाहिए तो हमें कुछ टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ेगी जिनकी वजह से हम पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए पेपर कप्स को ले लीजिए। हमें आमतौर पर लगता है कि पेपर के कप्स प्लास्टिक के कप्स से ज्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि वे पेपर के बने होते हैं। लेकिन सच तो ये है कि पेपर कप्स में प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है ताकि उनमें लिक्विड टिक सके और वो लीक न हो। बिल्कुल ऐसा ही किया फिनलैंड की एक कंपनी कोटका मिल्स ने। इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पेपर कप्स पे ऐसी कोटिंग की जो पूरी तरह से रिसाइकलेबल है, क्योंकि ये वाटर वेस्ट होती हैं, और वाटर वेस्ट होने के साथ ही ये प्लास्टिक कोटिंग वाली सारी प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करती है। लेकिन इनके साथ ही अच्छी बात ये है कि चूंकि ये नेचुरल मटेरियल से बने होते हैं तो ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी पृथ्वी का वातावरण इन प्रोडक्ट को अपने में समा लेता है। उदाहरण के लिए हेम्प, फ्लैक्स और जूट का इस्तेमाल हम हिस्टोरिकली कई तरीके के फैब्रिक्स बनाने के लिए करते हैं, जिनसे हम अपने कपड़ों या थैलों के लिए रिसाइकल मटेरियल्स का इस्तेमाल करके फ्लैक्स स्टिक बनाते हैं। इससे एक कंपनी फोन के केसेस बनाती है। अब अगर हम प्लास्टिक के नेचुरल सब्स्टिट्यूट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो दूसरा बेस्ट ऑप्शन है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बना देना। इन कैटेगरी में दरअसल 2 तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं। फर्स्ट वो जो नेचुरल एनवायरनमेंट में खुद ही डिकम्पोज हो जाते हैं जिनको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, और दूसरा वो जो कुछ खास कंडीशन में ही डिकम्पोज हो पाते हैं, जैसे कंपोस्टेबल। पॉलीलैक्टिक एसिड एक प्रचलित कंपोस्टेबल प्लास्टिक जो भुट्टे और गन्ने वगैरह से मिलाकर बनाया जाता है। इसकी स्ट्रेंथ और कम टॉक्सिसिटी की वजह से इनका इस्तेमाल पैकेजिंग और टेक्सटाइल वगैरह में होने भी लग गया है। भारत में और दूसरे देशों में कई कंपनियां हैं जो इस पर काम कर रही हैं। उदाहरण के लिए भारत में बायोग्रीन जो कई तरह के बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे पानी की बोतल्स, खाने की प्लेट्स, कटोरी, चम्मच, स्ट्रॉज और भी दूसरे प्रोडक्ट्स। और एक कंपनी है चक जो कंपोस्टेबल टेबल वेयर बनाती है। 2018 में इस
कंपनी के प्रोडक्ट्स को इंडियन रेलवे ने भी अपनी ट्रेनों में इंट्रोड्यूस कर दिया था। ये तो कुछ खास आइडियाज हो गए कि प्लास्टिक के दूसरे अल्टरनेटिव बनाकर हम उनका इस्तेमाल कम कर दें, लेकिन हमें उस प्लास्टिक को पर्यावरण से हटाने के लिए भी सॉल्यूशन चाहिए जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। याद है ना, अब तक जितना भी प्लास्टिक बनाया गया उसका 70% अभी भी एनवायरनमेंट में कहीं न कहीं पड़ा हुआ है। 2016 में जापानी रिसर्चर्स ने एक चौंका देने वाली डिस्कवरी की। इन्होंने पेट प्लास्टिक को रिसाइकल करने वाली एक साइड वेस्ट से वाटर का सैंपल लिया। पेट प्लास्टिक वही प्लास्टिक है जिनका इस्तेमाल बोतल्स बनाने में किया जाता है और इन वेस्ट वाटर की जांच करने पर उन्हें बैक्टीरिया का एक नया स्ट्रेन मिला जो पेट प्लास्टिक के टुकड़ों में वो कर सकता था और ये बैक्टीरिया पेट को अपने खाने की तरह भी इस्तेमाल कर सकता था, जिससे ये प्लास्टिक को सड़ा सकता है। बेसिकली ये बैक्टीरिया प्लास्टिक को खाकर ब्रेक डाउन कर सकता है। उन्होंने पाया कि ये बैक्टीरिया ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिससे केमिकल रिएक्शन के चलते पेट अपने ओरिजिनल बिल्डिंग ब्लॉक्स में टूट जाता है, मतलब दोबारा से वो केमिकल्स बन सकते हैं जिसका इस्तेमाल उस प्लास्टिक को बनाने में हुआ था। यहाँ इस एंजाइम की मदद से हम प्लास्टिक को गलाकर वापस से उन केमिकल्स में तब्दील कर सकते हैं जिनके इस्तेमाल से वो प्लास्टिक शुरू में बना था और फिर दोबारा से प्लास्टिक बना सकते हैं। स्टडीज में देखा जा रहा है कि इस एंजाइम को मॉडिफाई करके इंडस्ट्रियल स्केल पर और एफिशिएंटली इस्तेमाल किया जा सकता है और उस प्लास्टिक को डिकम्पोज किया जा सकता है जो नेचुरल तरीके से डिकम्पोज नहीं हो सकता। 2020 में रिसर्चर्स ने इसी बैक्टीरिया के एंजाइम्स को आपस में मिलाकर एक सुपर एंजाइम बनाया जो पेट प्लास्टिक को 6 गुना ज्यादा तेजी से डिकम्पोज कर सकता है। रिसर्चर्स का कहना है कि अगले कुछ ही सालों में हमें कई डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट्स दिखने वाले हैं जो इस एंजाइम की मदद से प्लास्टिक को पूरी तरह से रिसाइकल कर सकेंगे। 2011 में येल यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्च स्टूडेंट्स ने अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक मशरूम प्रजाति की खोज की जो कि प्लास्टिक को खाकर डाइजेस्ट कर सकते हैं। ये पॉलीयूरेथेन प्लास्टिक थी जो कि बहुत ही कॉमन प्लास्टिक है। फोम और जूते वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत किया जाता है। अब इस डिस्कवरी के बाद अलग अलग मशरूम पर टेस्ट किए गए ये देखने के लिए कि क्या वो मशरूम भी प्लास्टिक खा सकते हैं। 2017 में चीन के साइंटिस्ट ने एक फंगस की खोज की जो पीयू प्लास्टिक को 2 महीने के भीतर पचा सकता था। इसके अलावा भी दुनिया भर में वैज्ञानिकों ने पाया कि कई सारे मशरूम ऐसा कर सकते हैं। ऑयस्टर मशरूम भी जो काफी कॉमन मशरूम है और दुनिया भर में खाया जाता है। 2017 से अब तक 50 से ज्यादा मशरूम की स्पीशीज का पता लगाया जा चुका है जो प्लास्टिक को अपने भोजन में इस्तेमाल कर सकते हैं और फिलहाल ये देखने के लिए भी स्टडीज चल रही हैं कि क्या उन मशरूम को फिर से हम खा सकते हैं जो कि प्लास्टिक पर ग्रो हुए हैं, और अगर वो सेफ होते हैं खाने के लिए तो न केवल हम प्लास्टिक्स को डिकम्पोज कर पाएंगे इन मशरूम्स की मदद से, बल्कि उसको फूड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि बहुत बड़ी बात है। अभी तक जितने भी सॉल्यूशंस की मैंने बात की उनसे हम प्लास्टिक को इकोसिस्टम से परमानेंटली हटा सकते हैं या उनका इस्तेमाल कम कर सकते हैं, पर इन टेक्नोलॉजीज में अभी समय लग सकता है मेन स्ट्रीम बनने में। इसीलिए प्लास्टिक को मैनेज करने के लिए भी हमें शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन पर ध्यान देना होगा, जैसे कि इको ब्रिक्स। हमने प्लास्टिक को साफ करके बोतलों में ठूस कर भरते रहते हैं जब तक वो बोतल एकदम फुल नहीं हो जाती, बस यही है इको ब्रिक। इस तरह के इको ब्रिक दुनिया भर में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कई तरह के स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए इनका इस्तेमाल कई जगह पर किया जा सकता है। कंज्यूमर्स के लिए फर्नीचर, पेंट्स के लिए छोटे घर, क्या कहें, प्लास्टिक की ईंटें बना रहे हैं जिनसे इन्हें इस्तेमाल करने में और भी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इस तरह से हम काफी सारे सिंगल यूज प्लास्टिक को एक जगह बंद करके इसे एनवायरनमेंट में फैलने से रोक सकते हैं। इको ब्रिक्स के अलावा एक और इंटरेस्टिंग आइडिया है काफी सारे प्लास्टिक को कैप्चर करके और उनसे सड़कें बनाना। ये है प्लास्टिक से बनी सड़कें। ये उपाय भारत में भी काफी इस्तेमाल किया जा रहा है। 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1 लाख किलोमीटर की रोड प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल करके बनाई जा चुकी है। वैसे तो भारत में 20 साल से भी ज्यादा समय से प्लास्टिक रोड बनाई जा रही है, लेकिन इसे खास बूस्ट मिला 2015 में जब प्रोफेसर राजगोपालन वासुदेवन, जिन्हें प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उन्होंने अपने प्लास्टिक रोड बनाने के सिस्टम्स का जो पेटेंट था उनको सरकार को फ्री में दे दिया। प्रोफेसर वासुदेवन के प्लास्टिक रोड के सिस्टम में 10% प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक की मदद से बनाई गई इन सड़कों के कई सारे फायदे भी हैं। पहले तो इसमें कई तरह के प्लास्टिक इस्तेमाल हो जाते हैं जैसे प्लास्टिक बैग्स, डिकम्पोजेबल वगैरह। इसके अलावा ये रोड हर 1 किलोमीटर में 3 टन कार्बन एमिशन होने से बचाता है। वो ऐसे ही कि अगर आपने इस रोड में प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया होता और फिर उन प्लास्टिक को जला दिया होता तो जो कार्बन एमिशन पर्यावरण में मिलता वो नहीं होता, और तो और ये
ये रोड ज्यादा इकोनॉमिकल भी होता है। प्लास्टिक की मदद से बनाई गई इन सड़कों के कई सारे फायदे भी हैं। 2019 के एस्टिमेट्स के मुताबिक इस रोड के कंस्ट्रक्शन में हर किलोमीटर पर $670 यानी लगभग 55,000 रुपए की बजट होती है। प्लास्टिक पोल्यूशन एक बहुत ही बड़ी समस्या है और इसका कोई एक समाधान बिल्कुल भी नहीं है। जितनी टेक्नोलॉजीज की बात हमने की, कहीं न कहीं हमें उन सभी की जरूरत पड़ने वाली है। प्लास्टिक के अलग अलग यूजेस को रिप्लेस करने के लिए भविष्य में इस वीडियो में जो टेक्नोलॉजीज बताई गई हैं, उनसे प्लास्टिक धीरे धीरे रिप्लेस हो जाएगा। तो सवाल ये नहीं है कि प्लास्टिक को पूरी तरह से खत्म कैसे किया जाए, बल्कि सवाल ये है कि क्या हम एक जिम्मेदार समाज बनकर इस समस्या को समझदारी से मैनेज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारे पास है, लेकिन जरूरत है इरादे की। पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री और आम जनता सभी को मिलाकर इस दिशा में कदम बढ़ाने होंगे, क्योंकि अगर हम अभी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियों को वो धरती नहीं मिलेगी जो हमने पाई थी। उन्हें मिलेगा एक प्लास्टिक से ढका हुआ भविष्य, और शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अब फैसला आपके हाथ में है। आप एक बदलाव बनना चाहते हैं या समस्या का हिस्सा बने रहना चाहते हैं? तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि लोगों को पता चल सके कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कितना खतरनाक है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके ऐसे ही एक्सप्लेन और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।